So yes, so if let me go through, अगर हम जाए तो हमारे ये जो principles थे 14 principles जिनके नाम है डैडी CS course is our formula, and in the previous session we have already discussed division of work, unity of command, equity, order, discipline, and authority and responsibility. These are the principles which we have discussed in the last session. So in today's session, we will try to discuss the most important remaining principles of management of Henry Fayol. So सबसे पहले before I just go ahead, मैं एक बार short में crisp and clear just दो तीन लाइनों में आपको जो हमने previous sessions जो थे I have uploaded on the YouTube as well. If anyone wish to go ahead and get the clarity and want to see it, you can see it again from there on my channel. And now let me just recap or recapitulate the all the principles again. Division of work को अगर मैं short में बताऊँ तो division of work में हमने बात की थी that entire work cannot be done by an individual. So according to Fayol, entire work should be divided into a small jobs and assign those jobs to the employees on the basis of their capabilities and abilities, their qualification skills, इन सबके basis पे इसीलिए हम इस काम को divide करेंगे and each individual should work the assigned task, जिससे कि स्पेशलाइजेशन आएगी, एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आएगी, हमने बात की थी. एंड देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. और इसके बाद अगर हमने बात करी थी तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल की भी बात करी थी. अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ Fayol, that Fayol insisted that each subordinates should receive orders and instructions from only one boss. If an employee gets orders and instructions from more than one boss, then dual subordinations होने के कारण there could be a possibility of chances of conflicts between the superiors and confusions among the employee that मैं किस boss की बात मानूं. तो I have given the example of this as well in my previous session कि अगर सेल्समैन को एक कह रहा है डिपार्टमेंट का, सेल्समैन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि सेल्स को बढ़ाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है सेल्स को कम करो, तो सेल्समैन किसकी बात सुने. सो दिस इज द एग्जांपल दैट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड इफ टू बॉसेस आर कमांडिंग एन एम्प्लॉय. इसके बाद हमने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे हमारा, और सेक्स, जेंडर, नेशनैलिटी, बिलीफ, किसी भी बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. और अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दैट सबसे पहले मैनेजर्स जो होते हैं हमारे, उनको बाइस्ड फ्री डिसीजन अगर लेना है, इक्विटी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है ताकि कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे, सबके बीच में अच्छा रहे, कोई बायसनेस का इशू ना उठे मैनेजर्स के पार्ट पर, तो उसके लिए मैनेजर्स को सबसे पहले मैच्योर्ड होना चाहिए. अगर वो मैच्योर होगा देन ही इज सपोज्ड टू डील विद इट लॉट ऑफ क्लैरिटी और अच्छे से उसको सिचुएशंस को डील भी कर पाएगा और डिस्क्रिमिनेशन फ्री अपना जजमेंट या अपने डिसीजंस ले पाएगा. तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. उसके बाद हमने बात की थी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज, एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी ऑन अ प्रॉपर प्लेस. एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी ऑन अ प्रॉपर प्लेस. एवरीवन मीन्स सोशल ऑर्डर, एवरीथिंग मीन्स मटेरियल ऑर्डर, यानी लोग भी और चीजें भी सब अपनी अपनी उन सब चीजों के लिए जगह होनी चाहिए और वो सब चीजें भी अपनी जगहों पर होनी भी चाहिए. इससे हमारा जो भी टाइम वेस्ट होना होता है इन फाइंडिंग द पीपल और द थिंग्स, वो हमारे को वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स नहीं लगते, वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं एंड इट विल हेल्प अस इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. और ये फॉलो करने से हमारा डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है और हमारे को ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी को फाइंड आउट करने में, और सब लोगों की अपनी अपनी जगह होती है. तो इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन.
प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब मैंने समझाया था, इट मींस obedience to a rules and regulations for a systematic functioning of an organization. For a systematic functioning of an organization के लिए हमें rules and regulation को follow करना होता है. But for that there should be three things, that discipline should not be only on the part of subordinates, but it should also be maintained at the part of a superior as well. Like, and to create a discipline in the environment, there are the three things which needs to be followed. पहली चीज, अच्छे superiors at all levels of management होने चाहिए. Clear and fair agreements between the employer and the employee होने चाहिए. And penalties are imposed with fairness. तीसरी चीज थी. तो इसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, दैट इफ अ मैनेजर्स हैज डन एनी और get entered into an agreement related to anything, कोई भी वादा करा है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, कोई भी कमिटमेंट हुआ है, अगर मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, वो शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों को अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है. मैनेजर ने कुछ प्रॉमिस किया है तो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहिए, और वर्कर्स ने कुछ किया है तो उनको भी करना चाहिए. बोथ ऑफ देम, अगर कोई भी अपना कमिटमेंट को पूरा नहीं करता, तो इट मींस दैट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज बीइंग violated in the organization. Then in the last part, जो हमने लास्ट सेशन में लास्ट प्रिंसिपल करा था, that is about the authority and responsibility. So authority और responsibility का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से सेकंड चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था, that authority means right of an superior का powers to command or to instruct the subordinates, and responsibility means that obligations of the subordinate to perform the assigned task. मुझे करना ही करना पड़ेगा. तो जब भी हम कोई भी किसी भी लेवल पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, हमें उसके हिसाब से उसको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पावर्स देनी ही पड़ेगी, और उसके कंपैरेटिवली रिस्पांसिबिलिटी भी देनी पड़ेगी. सो देयर शुड बी अ पैरिटी, यानी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी. इफ एनीथिंग कुछ भी एक्सीड नहीं होना चाहिए. इफ अथॉरिटी इज गिवन, दी गई अथॉरिटी अगर, और विदाउट much responsibility it can be misused. And if responsibility is given, किसी को कोई काम दे दिया, but उससे एसोसिएटेड उस काम को परफॉर्म करने के लिए अगर हमने उसको पावर्स नहीं दी, यानी अथॉरिटी नहीं दी, तो वो इंसान इनइफेक्टिव हो जाता है. सो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन both the authority and responsibility. Then the principle, that the new principle which comes into an action, which is very tricky, very tricky, जो कि tricky है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, और 1 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है. और एक हमने बात पढ़ी थी पीछे, मैनेजमेंट भी कॉन्सेप्ट हो सकता है फिर, लेकिन जो हमारा एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था वो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी हमारा कॉन्सेप्ट था. फिर हमारा कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्सेप्ट था. पिछले चैप्टर में ये कुछ चीजें हमारी निकल कर आई थी. तो एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है हमारा, जिसको हम आज इस प्रिंसिपल के अंदर है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो दिस प्रिंसिपल इज अ स्केलर चेन विच वी आर गोइंग टू डू इट इन द टुडेज सेशन. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, सो आई वोंट बी एबल टू सी दिस डायग्राम. यस, सो यहां से हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन की बात करते हैं. बड़ा ये बड़ा हो गया. सो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बड़ा करके मैं डायग्राम नहीं देख पा रहा. सो ओके, सो नाउ हम इधर से पढ़ते हैं. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को बहुत ध्यान से सुनना. एक आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है. स्केलर चेन के अंदर ये जो डायग्राम है, ए इज द बॉस हु इज वर्किंग. A is the organization या बॉस है, under which, जहां पर A is the boss. स्केलर चेन को समझा रहा हूं मैं, दोबारा से सुनिए. There are 2 ladders on the left hand side, on the right hand side. One ladder consists of A to D and the second ladder consists of A to G. ये जो A है ये हमारा सुपीरियर है, उसका सबऑर्डिनेट कौन है? नीचे वाला. उसका सबऑर्डिनेट कौन है? सी.
उसका सबऑर्डिनेट कौन है? डी। अगर मैं बात करूं आपको डी का सुपीरियर कौन है तो सी का सुपीरियर कौन है? बी, और बी का सुपीरियर कौन है? ए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कहीं पे भी हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कॉल सेंटर्स हो, चाहे केपीओज हो, बीपीओज हो, एनीथिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल फॉलो किया जाता है दैट हर इंसान के ऊपर एक बॉस होता है, यानी ही इज रिपोर्टिंग टू अ वन पीपल, यानी यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा ऑर्गेनाइजेशन में। जो हमने पीछे कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है हर इंसान के ऊपर एक बॉस होता है। तो ऐसे ही एवरी पीपल शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस, और उसको अगर कोई अपना काम कोई कर लिया, या कोई रिजल्ट या कोई फाइल सबमिट करनी है, तो ही विल सबमिट इट टू हिज बॉस। वो उसको बॉस को जंप करके नहीं जाता। तो स्केलर चेन का मतलब होता है फॉर्मल लाइन ऑफ और चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, जो कि रन्स करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और सारे मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स को इस चेन को फॉलो करना पड़ता है। कैसे, कौन सी चेन है वो मैं समझाता हूं। अगर डी को कोई बात करना चाहता है, डी इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट हु इज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और ए इज द बॉस। डी वाला ये जो पूरा लेडर है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सपोज या मार्केटिंग डिपार्टमेंट लगा लो। जो दूसरा है लेडर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। जो डी है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ए टू डी इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ए टू जी इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अब हुआ क्या, अगर डी को कोई भी बात कम्युनिकेट करनी है, ही हैज टू कम्युनिकेट इट टू सी। सी को कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो बी को करेगा, बी को कुछ कम्युनिकेट करना है तो ए को करेगा। अगर इन केस कोई बहुत सीवियर इश्यू है, अगर कोई भी बात अगर डी को जी से बात करनी है, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर डी सपोज असिस्टेंट मैनेजर है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर है, अगर डी को कोई बात कम्युनिकेट करनी है जी को अक्रॉस द डिपार्टमेंट, दे कैन नॉट डू इट। सबसे पहले डी को अपने बॉस को बताना पड़ेगा, सी को, सी विल कम्युनिकेट टू इट टू बी, बी अपने बॉस को कम्युनिकेट करेगा वो बात ए को, ए अपने जूनियर को कम्युनिकेट करेगा यानी ई को, ई विल कम्युनिकेट टू एफ, एंड एफ विल कम्युनिकेट टू जी। तो एनीथिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की फॉलो करनी है। हायरार्की मतलब हमें ये फॉर्मल लाइन फॉलो करनी है, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी चाह कर भी, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो जूनियर हो, दे कैन नॉट जंप इट। इफ सी को कोई बात करनी है तो वो बी पे नहीं चला जाएगा, ये सीधा उठकर प्रिंसिपल पे नहीं चला जाएगा ए पर। सबसे पहले आपको फॉर्मल लाइन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू हैव टू गो टू योर टीचर। टीचर अगर कोई बात वो उससे सॉल्व होती है तो वो सॉल्व कर देगी, अदरवाइज शी विल कम्युनिकेट टू एचओडीज। एचओडी से कोई बात नहीं होती सॉल्व, अगर होती है तो शी विल सॉल्व इट, अदरवाइज शी विल कम्युनिकेट टू अ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी पॉलिसीज में चेंजेस या कोई भी प्रिंसिपल कोई मेक चेंजेस लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सीधा स्टूडेंट से आके क्लासरूम में नहीं बोल देगा कि दीज आर द चेंजेस, शी और ही विल सेंड इट टू द वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल आपको एचओडीज को कम्युनिकेट करते हैं, एचओडीज आपके इंचार्जेस को, इंचार्जेस आपके टीचर्स को, और टीचर्स आप लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें किसी भी हाल में नीचे से, चाहे हम सबऑर्डिनेट्स हो, हमें जंप मार के ऊपर एक भी हायरार्की को जंप नहीं करना, यानी मेरे को अपने इमीडिएट बॉस को ही पहले कांटेक्ट करना है और कम्युनिकेट करना। और बॉस भी कभी जंप मार के सीधा नीचे नहीं पहुंच जाएगा, उसको भी कम्युनिकेट फॉर्मल लाइन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में काम चलता है, चाहे वो कोई भी हो। इसका रीजन वैसे हमारी बुक्सों में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं। अगर डी सीधा बी पे चला जाए, यानी आप स्टूडेंट समझो, अगर सपोज अपना आपको स्टूडेंट समझ लो, ये स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, उठकर वो सीधा प्रिंसिपल के पास चला गया कि आई हैव दिस प्रॉब्लम। प्रिंसिपल क्या पूछेगा आपसे, दैट हु इज योर क्लास टीचर, है ना, हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर एचओडी। क्लास टीचर जाके पूछेगी कि भाई
सब मतलब इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि भाई ये मेरे पास क्यों आया। तो यानी जो बीच की एचओडीज है, क्लास टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, वो तो सभी इनइफेक्टिव हो गए, यानी यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर देम। आपको प्रिंसिपल के पास जाने से पहले उनके पास जाना था ना, यानी वो सारे लोग तो इनइफेक्टिव हो गए। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस रूल को फॉलो करा जाएगा, अगर नीचे वाले को कम्युनिकेट करनी है कुछ ऊपर बात, तो वो अपने बॉस को बताएगा, वो अपने बॉस को बताएगा, वो अपने बॉस को बताएगा। अगर अक्रॉस द डिपार्टमेंट भी बात करनी है, तो जब ऊपर तक बात पहुंच गई तो फिर वो अपने नीचे वाले को बताएगा, फिर वो एफ को बताएगा, फिर वो जी को बताएगा। देन इट विल बी कम्युनिकेटेड कि जिसको जहां बात पहुंचनी थी वो पहुंच गई, कोई भी जंप नहीं मारेगा। लेकिन इस प्रोसीजर को फॉलो करने के ड्रॉबैक्स बहुत है कि सबसे पहले इतने लोग इन्वॉल्व हो गए, नीचे से बात ऊपर गई, ऊपर से बात नीचे आई, तो देयर कुड बी अ चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बात कुछ होगी और पहुंचेगी कुछ ना कुछ चेंजेस होने के, वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, समटाइम्स देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिलेज, काम और बात पहुंचने में डी तक डिले भी हो सकती है, तो देयर कुड बी अ डिलेज इन्वॉल्व। लेकिन ये सिस्टम है, ये तो हमें किसी भी तरह फॉलो करना ही करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, चाहे डिले है चाहे डिस्टॉर्शन है, हमारा रूल ही यही है, सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो, दे हैव टू फॉलो दिस स्केलर चेन या फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बोल सकते हैं हमको फॉलो करनी ही करनी है। बट अगर इफ इन केस डी को, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे सपोज डी, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर जी से कांटेक्ट करना है और बहुत सीवियर है, और उसको पता है कि वो कल तक वेट नहीं कर सकता कि वो अपने बॉस को बताएगा, फिर वो अपने बॉस को बताएगा, फिर वो अपने बॉस को बताएगा, तो जब तक वो कहानी नीचे तक पहुंचेगी तो शायद बहुत बड़ा डिजास्टर ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उसको इमीडिएट बेसिस पे बात करनी है अक्रॉस द डिपार्टमेंट विद द मैनेजर, देन ही कैन, इन द केस ऑफ इमरजेंसीज ही कैन कम्युनिकेट, वो कर सकता है, बट ही नीड्स टू इन्फॉर्म टू हिज इमीडिएट सुपीरियर, यानी सी, FYI जिसको बोलते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसको बोलेगा कि आई हैव द इमरजेंसीज, आई कैन नॉट वेट, आई हैव टू कम्युनिकेट टू दिस लेवल, तो मुझे प्लीज अलाउ कर दो। तो बाय इन्फॉर्मिंग ही कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद दैट विदाउट फॉलोइंग दिस स्केलर चेन टू जी, तो वो कर सकता है उसके अंदर, लेकिन उसको इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं करेंगे। और उस प्रिंसिपल, उस कॉन्सेप्ट को, इस सिचुएशन को सॉल्व करने को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक। तो इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, बट एग्जाम्पल देने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा फिर बता दूं। अगर डी को कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो वो सी को करेगा, फिर वो बी को करेगा, फिर वो ए को करेगा। कोई भी बात अगर डी को जी से कम्युनिकेट करनी है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। इन अ गिवन फिगर देयर इज वन हेड ए हु हैज टू डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी अंडर हिम, उसके नीचे दो डिपार्टमेंट है जिसके पास पावर्स है सारी ए के पास। वन लेटर ए टू डी जाता है, कंसिस्ट ऑफ ए एंड जी, ठीक है, दूसरा ए एंड जी। अदर इफ डी हैज टू कम्युनिकेट विद जी, इफ डी हैज टू कम्युनिकेट विद जी, ठीक है, तो देन द इंफॉर्मेशन विल फर्स्ट फ्लो अपवर्ड फ्रॉम डी टू ए थ्रू सी एंड बी के थ्रू, and then downward from A to G through E and F. This is known as scalar chain, कि कोई जंप नहीं मार सकता। But to avoid delays and misinterpretation, गलत ना हो जाए, डिस्टॉर्शन ना हो जाए, बात कुछ थी कुछ पहुंचे, या क्विक कम्युनिकेशन करनी है, फ्योल ने एक आइडिया सजेस्ट करा जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक इज द एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो आपसे ये पूछ सकते हैं 1 मार्कर का क्वेश्चन में, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, तो आप बोलोगे गैंग प्लैंक, जिसका मतलब होता है, कॉन्सेप्ट पूछेगा अगर गैंग प्लैंक तो यू हैव टू एक्सप्लेन एंटायर स्केलर चेन थ्रू डायग्राम। सो अकॉर्डिंग टू गैंग प्लैंक, इन केस ऑफ अर्जेंसीज डी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद जी, बट दे हैव टू इन्फॉर्म इमीडिएट सुपीरियर, एक बार बताना पड़ेगा। तो
इसको बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ स्केलर चेन, जिसमें हर एक जना अपने ऊपर वाले बॉस को ही कम्युनिकेट कर रहा है। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड भी यहाँ पे फॉलो होता है। अब इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, देखो दो डिपार्टमेंट है, मैं हूं बॉस, मेरे नीचे दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे एक ऑर्डर आया है जिसमें 1 लाख यूनिट ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस करने हैं और 1 हफ्ते में वो कंसाइनमेंट हमें पूरा करके देना है। ठीक है, ये ऑर्डर मेरे पास आया भव्य से। नाउ व्हेन बीइंग अ मार्केटिंग, मैं डी पे हूं, सपोज डी पोस्ट पर हूं मैं, यहाँ एज अ असिस्टेंट मैनेजर हूं और मैं डी कंसिडर कर लो मुझे यहाँ डायग्राम में। मेरे पास एक ऑर्डर भव्य से आया, 1 लाख बल्ब बनाने हैं। जो बल्ब होती है येलो कलर के, जो येलो लाइट वाले बल्ब चलते हैं उनमें येलो फिलामेंट्स होता है। तो भव्य ने बोला सर मुझे येलो फिलामेंट्स का 1 लाख के बल्ब चाहिए, 1 लाख बल्ब चाहिए यूनिट्स, एंड इट हैज टू बी सबमिटेड विद इन 1 वीक। मैंने कहा बहुत मजा आ गया, ये तो ऑर्डर आया भाई, फटाफट फटाफट ये इंफॉर्मेशन जी तक पहुंचानी है मुझे, और जी यानी असिस्टेंट मैनेजर को पहुंचानी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, कि प्रोडक्शन फटाफट 1 हफ्ते के अंदर अंदर या महीने के अंदर अंदर जब से भी लिमिट मिली है मुझे पहुंचानी है। मेरे को इससे बात करनी है, लेकिन ऑर्डर लेकर मैंने ऑर्डर तो ले लिया है, बात करके मुझे देनी है। अब मैंने इसको कम्युनिकेट कर दिया, सपोज ये स्केलर चेन फॉलो करते हुए डी ने सी को बता दिया, सी ने बी को बता दिया, बॉस को बता दिया, बॉस ने अप्रूवल देके नीचे वाले को कहा, उसने नीचे वाले को कहा, और जी तक बात पहुंच गई कि भैया 1 लाख यूनिट फटाफट प्रोड्यूस करो, फटाफट जैसे भी करनी है करो, फटाफट प्रोड्यूस करो। स्केलर चेन सब लोगों ने फॉलो करा। 1 लाख यूनिट जी यानी असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बल्ब बनाना चालू कर दिया येलो फिलामेंट्स का। हो गया बल्ब बनाना, पता लगा उसने 1000 यूनिट उतार दिए, धड़ 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 बनने चालू हो गए। बट बिटवीन दैट सडनली मेरे पास भव्य से कॉल आ गया कि सर वो जो देयर इज अ बिट चेंजेस ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, या कुछ चेंजेस है एज पर द रिक्वायरमेंट। जो आपको 1 लाख फिलामेंट्स का बल्ब दिए थे ना मैंने बनाने के लिए, बल्ब जो दिए थे बनाने के लिए, उसमें जो फिलामेंट्स येलो लाइट का बोला था ना, उसमें सर येलो की जगह व्हाइट बल्ब चाहिए मुझे, फिलामेंट चेंज कर दो अंदर का। अब फटाफट वहां तो प्रोडक्शन चल रही है जी में धड़ 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 धड़, बट मुझे क्या करना है, इमीडिएट किसको कांटेक्ट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन स्टॉप करा दू, कोई ऐसा ना हो 1,50,000 यूनिट, जितने भी यूनिट थे 10,000 यूनिट फटाफट कहीं जी उतार ना दे और कंपनी को बहुत ज्यादा भारी नुकसान लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं एज पर प्रोसीजर मुझे डी को सी को इन्फॉर्म करनी चाहिए बात, सी को बी को, बी को ए को, और ए नीचे तक। लेकिन ऐसा ना हो कि इस लंबे प्रोसीजर में इतना डिले हो जाए, इतना डिले हो जाए कि वहां कंपनी के कितने यूनिट्स निकल चुके होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं केस ऑफ इमरजेंसीज। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने बॉस सी को बता दूंगा सर दिस हैपेंड and this is for your information, these are little changes which we need to get it on priority। हमें इसको चेंजेस कराने पड़ेंगे, प्रायोरिटी के ऊपर चेंज कराने ही पड़ेंगे। तो उसको इन्फॉर्म करके आई कॉन्टेक्टेड विद जी, और मैंने उसको इमीडिएटली इन केस ऑफ इमरजेंसीज जी को ये कम्युनिकेट कर दिया कि व्हाइट फिलामेंट्स बनाने हैं इंस्टेड ऑफ येलो फिलामेंट्स। चेंजेस हो गए, इट्स मीन्स देखो इमरजेंसी केस में गैंग प्लैंग ने कितना ज्यादा काम करा, कितनी ज्यादा मैनेजर्स की मदद करी। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, अकॉर्डिंग टू विच ईच इंफॉर्मेशन पासिस ऑन, जो भी चलेगी कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम और थ्रू फॉलोइंग अ प्रॉपर, हमारा जो है कम्युनिकेशन या फॉर्मल चेन और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमारी, उसको फॉलो करते हुए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप से चलेगी, जिसको हम हायरार्की बोलते हैं। हमें हायरार्की फॉलो करनी है, जंप नहीं करना, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे वो लोअर लेवल हो। वी हैव टू फॉलो द हायरार्की एंड देन हैव टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू दिस।
बट इन केस ऑफ इमरजेंसीज और अर्जेंसीज अगर हमें कांटेक्ट करना है वी कैन डू इट और वी कैन इन्फॉर्म टू आवर इमीडिएट सुपीरियर फॉर दैट और दिस इज द रेजोल्यूशन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय हमारा हेनरी फेयोल। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझा दिया इधर से सामने से दिखाकर। और इस प्रिंसिपल का स्केलर चेन का एक घाटा होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इट इन्वॉल्व्स डिलेज भी हो जाते हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस भी हो जाती है, होती कुछ है बात और डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ बात टूट जाती है, तो इनके चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसने गैंग प्लान को इंट्रोड्यूस करा है। लेकिन फॉलो हमें ऑर्गेनाइजेशन में बावजूद इसके ड्रॉबैक होने के डिलेज एंड डिस्टॉर्शन, क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान है, हमें जंप नहीं मारना, हमें इसको करना ही करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट कम्स इनटू एन एक्शन स्केलर चेन के बाद, नाउ स्केलर चेन प्रिंसिपल के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट is stability of personnel, stability of personnel, employees, stability of employees। बहुत ध्यान से एक बात सुनना, लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना, लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने का मतलब होता है लोग ज्यादा से ज्यादा नौकरियां ना छोड़ के जाए, लेबर टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा स्विच ना हो, नौकरियों को छोड़कर ना जाए, छुट्टियां ना मारे, एब्सेंटिज्म ना हो, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, अकॉर्डिंग टू फेयोल प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इसका मेन मकसद यही होता है कि हमें लेबर टर्नओवर को ऑर्गेनाइजेशन में रिड्यूस करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब्स छोड़कर ना जाए, क्योंकि जॉब छोड़ने का मतलब है जब भी लोग ज्यादा से ज्यादा छोड़ेंगे जब डिससैटिस्फैक्शन लेवल उनका बढ़ रहा होगा, जब भी लोग ज्यादा से ज्यादा छोड़ेंगे जब अगर लेबर टर्नओवर कम हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है तो लेबर टर्नओवर कम हो रहा है तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा अदर एम्प्लॉयज का भी जो वहां काम कर रहे हैं कि यार लोग इतनी नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, यानी यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ एम्प्लॉयज को खुश नहीं रखा जाता। मार्केट में अगर कोई और एम्प्लॉय नौकरी करने आना चाहता है वो भी यही बात सोचेगा कि यार इस कंपनी का आर्टिफैक्ट्स या आंकड़े दिए जाते हैं, इसका तो लेबर टर्नओवर बहुत डाउन है, यानी यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए हर कंपनी अपनी लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। फेयोल ने कहा कि लेबर टर्नओवर मींस हमें उनको निकालने नहीं देना, बल्कि हमें जितने एफर्ट्स डालने हैं हम उतने एफर्ट्स डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी एंड तक चले जाए, हमें एम्प्लॉय को रिटेन करना है। बिकॉज पीछे भी पढ़ाया था पीपल आर द रियल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। They are the real assets. They will take the company to the top. वो ही टॉप पर हमें कंपनी को लेकर जाएंगे। तो इसके लिए इसने क्या इंट्रोड्यूस करा, इसके लिए इसने क्या बात बोली, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में इसने क्या बात बोली, इसने बोली अकॉर्डिंग टू फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, he said that there should not be unnecessary transfers and terminations of an employee from one job or one task to another. हर एम्प्लॉय को, each employee should get a reasonable or amount of minimum fixed tenure, जिसके लिए उसका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए, to show their skills, क्योंकि an employee got selected after a rigorous procedure. इन शॉर्ट हिंदी में बोलना चाहूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को लाने के लिए हमें एक बहुत रिगरस, बहुत बड़ा टफ एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है।
जो कि हमारा बहुत डिटेल्ड में स्टाफिंग चैप्टर में आएगा। तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बताऊंगा। इतना ज्यादा प्रोसेस रिग्रेस मुश्किल, और जिसमें टाइम तो है ही इन्वॉल्व, लेकिन कॉस्ट भी इन्वॉल्व है कंपनी की। और वो उसको इस प्रोसीजर को फॉलो कर कर एक एम्प्लॉय को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय को लाने के बाद उसको ट्रेंड करते हैं, उसको ट्रेन करते हो उस काम पे करने के लिए। और इस प्रोसीजर में लॉट ऑफ टाइम हैज बीन और मनी हैज बीन। उसको सैलरी भी दे रहे होगे जब तक लर्निंग हो रही है उसकी, 3-4 महीने की ट्रेनिंग है। उसके ऊपर हमने इतना टाइम वेस्ट करा। जब हम रिक्रूट करके लाए, सिलेक्ट करके लाए उस एम्प्लॉय को, तो भी हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व थी उसमें, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर था, बहुत सारे स्टेप्स थे, हर स्टेप को परफॉर्म कर रहा है कोई ना कोई जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। वहां पे भी कॉस्ट लग रही है, ट्रेनिंग में भी कॉस्ट लग रही है, और उसके बाद जब वो परफॉर्म करने लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में, 3 से 4 महीने का, मैंने सपोज 3 महीने 2 महीने वो नॉन परफॉर्मेंस में आ गया। बीइंग अ फ्रस्ट्रेटेड मैनेजर, मैंने उसको कहा कि ये काम तो कर नहीं रहा, चलो भाई इसको बाहर निकाल दो या फिर इसको कोई और जॉब दे दो। मतलब ये काम फाइनेंस में कर रहा था, कैश काउंटर पे, तो चलो इसको कैश चेक काउंटर पे भेज दो, नहीं। या फिर बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, नहीं। आई डू नॉट हैव टू डू बीइंग अ मैनेजर। मुझे अननेसेसरली ट्रांसफर्स और टर्मिनेशन नहीं करना, क्योंकि मेरी बहुत कॉस्ट उस एम्प्लॉय पे पहले से खर्च हो चुकी है, उसको ट्रेनिंग देने में, उसको रिक्रूट करने में, मतलब लेकर आने में, उसको सेलेक्ट करने में कंपनी में लाकर, और उसके बाद भी मैंने बहुत टाइम दे दिया। क्या गारंटी है कि अगर मैं इसको निकालूंगा तो मुझे उस पोजीशन को तो भरनी फिर भी पड़ेगी, क्योंकि काम तो होना ऑर्गेनाइजेशन में। क्या गारंटी है? पहली बात तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, फिर दोबारा से लेकर आऊंगा मैं एम्प्लॉय को, लेकर आने के बाद फिर ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, फिर उसके बाद उसको काम पे डालूंगा। क्या गारंटी है कि वो भी उस काम को परफॉर्म कर लेगा उतने अच्छे से? इट्स बेटर कि जो पहले कर रहा था उसके ऊपर और टाइम दिया जाए, उसको रीजनेबल स्किल्स की तू कर लेगा, उसको मोटिवेट करा जाए, उसको और ग्रूम करने की कोशिश करा जाए, रिटेन करने की, रेदर देन अननेसेसरी ट्रांसफर। क्योंकि अननेसेसरली ट्रांसफर कर दिया बार बार, कभी तू ये काम कर, तभी तू ये काम कर, तो इंसान मन मार के काम करने आएगा वहां पे एम्प्लॉय। तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन आसपास के लोगों में भी आ जाएगी, जिनको नहीं भी करा होगा कि यहाँ तो अगर हम भी नॉन परफॉर्मर में आ गए तो हमें भी बाहर निकाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए फ्योल ने कहा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को लेकर। हमें उसको अननेसेसरली ट्रांसफर्स टर्मिनेट नहीं करना, बल्कि उसको जितना टाइम दे सकते हैं उसको ग्रूम करने के लिए वी हैव टू गिव। हमें उसको रिटेन करना है, उसको मिनिमम फिक्स टेन्योर उसका रिजल्ट्स को करने के लिए हमें उसको देना चाहिए उसको टाइम, जिससे कि क्या होगा, हमारी डिससेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़कर नहीं जाएंगे और अच्छे जील के साथ काम भी करेंगे। इसको बोलते हैं 14 प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसको भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ये रहा, और टेन्योर। Employees turnover should be minimized to maintain organizational efficiency according to FAIR. Personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure, but once they are selected should be kept at their post or positions for a minimum fixed tenure. रखना चाहिए उसको minimum fixed tenure के लिए। तो once they are selected, they should not be moved around very frequently, and firm must take effort